बच्चे को कूलाम्ब लॉ समझना है तो पहले वो ये समझ ले कि कूलाम्ब लॉ आपको फार्मूला देगा, उसको ले जाके आप कहीं भी नहीं लगा देंगे। कहाँ पे आप नहीं लगाएंगे पहले ये समझे रहिए, तो आपका काम एकदम इजी रहेगा। सुनिए, अगर दो चार्ज है और उसमें से कोई एक भी पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो छोटी सी जगह में रखा हो, ना ज्यादा लेंथ हो उसमें, ना एरिया हो, ना हाइट हो, ना वॉल्यूम हो, एक पॉइंट की साइज का चार्ज, बिखरा हुआ चार्ज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं होना चाहिए। तो बिखरे हुए चार्ज के लिए कूलाम्ब लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यू कैन नॉट अप्लाई कूलाम्ब लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। वही बात मैंने अंग्रेजी बोली, कुछ अलग नहीं बोला मैं, कि कूलाम्ब लॉ लगे इसकी शर्त ये है कि चार्ज पॉइंट साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट साइज के दो चार्ज हो गए, ये पॉइंट साइज के दो चार्ज हो गए। अब चार्ज अगर है तो ठीक है कि हो सकता है दोनों चार्ज पॉजिटिव हो, ये भी हो सकता है कि दोनों चार्ज नेगेटिव हो। तो देखो, अगर वो चार्ज दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, तो सिमिलर चार्ज के बीच ये नेचर देखा गया है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो फोर्स की डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखो, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं दाएं, तो इस पे लगा रहा हूं बाएं, इस पे लिख रहा हूं मैं 10 न्यूटन, तो यहां भी मैं लिख रहा हूं 10 न्यूटन। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये भी एक फोर्स है 10 न्यूटन, ये भी एक फोर्स है 10 न्यूटन। इन दोनों फोर्स में क्या रिलेशनशिप है? अगर ये फोर्स 10 है तो ये भी 10 है, इसका मतलब दोनों फोर्स में कोई ज्यादा कम वाला कहानी नहीं है। ये चार्ज और ये चार्ज कुछ भी होगी, मैंने चार्ज की वैल्यू लिखी नहीं है, तो दोनों पर फोर्स हमेशा बराबर लगेगा। 10 इस पर तो 10 इस पर भी, 50 इस पर तो 50 इस पर भी। पहली बात। दूसरी बात, अगर पहला फोर्स लगा है दाएं तो दूसरा लग रहा होगा बाएं। इट इज सिंपली ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जो फोर्स पहला लगाएगा जिधर, उसका अपोजिट दूसरा लगाएगा, तो दोनों फोर्स बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। सेम कहानी इसके लिए भी होगी। अगर इस पर पहली बात इसमें रिपल्सन लगेगा, तो ये रिपल्सन का मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, दूर हटेगी। इस पर फोर्स अगर लग रहा है F, तो इस पर भी F लगेगा। अब किताब में आपके यहाँ पे माइनस लिखा है और यही से रिएक्शन शुरू होती है, तो माइनस की कोई कहानी नहीं है। ये फोर्स दाएं लग रहा है, ये बाएं लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, यही माइनस है, तो माइनस तो मैं लिखूंगा ही नहीं। इस पे लग रहा है दाएं, इस पे लग रहा है बाएं, यही माइनस का मतलब हुआ। तो आप लोग माइनस में ध्यान दीजिए ही मत। F ये भी है फोर्स, लेकिन यहाँ मैंने F1 F2 नहीं लिखा है, इसका मतलब अगर ये वही बात 10 है तो ये वाला भी 10 होगा। तो सिमिलर चार्जेस प्लस प्लस और माइनस माइनस रिपेल ईच अदर। इसी फोर्स के बारे में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, यही कूलाम्ब लॉ बताता है। तो पहले ये समझ लो कि फोर्स कब कैसा लगेगा, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस, यानी अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो ये अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की ओर चलेंगे। ये इधर चलेगा, ये इधर, यानी ये इधर फोर्स लगेगा और ये इधर। अब मान लो ये वाला फोर्स जो है 20 न्यूटन है, तो ये भी 20 होगा। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन देख लो अपोजिट है, ये बाएं है ये दाएं। और ऐसा ये तब भी होगा जब एक माइनस हो ये प्लस हो, तो वही चीज फिर से आएगी, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो कूलाम्ब लॉ बेसिकली है क्या, दो पॉइंट चार्ज, ये कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले, पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका नेचर बताता है कूलाम्ब लॉ। अब वो क्या है, अब वो क्या है, यानी कूलाम्ब लॉ क्या कहता है, अब वो सुनो। देखो, दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी, ये दूरी हम लोग मान लेते हैं R। तो ये जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। कौन से लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी
फोर्स और दूरी का स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी दूरी का स्क्वायर भी बढ़ेगा और ये फोर्स घटेगा। तो दूरी बढ़ने पर फोर्स घटता है। अगर दो चार्ज के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कम होगा। क्या ये बात समझ में आई? इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, ये बात भी समझ में आ रही होगी। और अगर पहला चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है तो कहानी ये है कि ये जो लगने वाला फोर्स है F, ये फोर्स दोनों चार्ज पर डिपेंड करेगा। इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये ज्यादा है कम है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि ज्यादा है कम है, और दोनों के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ चार्जेस, यानी अगर ये चार्ज प्लस होगा तब तुमको यहां प्लस लिखना है, क्योंकि मॉड करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस का मॉड प्लस होता है। अगर माइनस होगा तब भी आपको माइनस का मॉड लेंगे तो प्लस आएगा। यानी फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1, यानी Q1 को आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है, मॉड Q2 यानी Q2 को भी आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना है। तो ये हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस, और ये हो गया द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो बात है, इस दो रूल को फॉलो करते हुए कूलम्ब लॉ लगता है। बोलो ये बात समझ में आई? कूलम्ब लॉ दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो ये बात समझ में आई? अब इसका मतलब क्या है? दूरी ज्यादा फोर्स कम, दूरी कम, अगर दूरी कम कर दे फोर्स ज्यादा, चार्ज ज्यादा कर दे फोर्स ज्यादा, चार्ज कम कर दे फोर्स कम। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अब देखो कुछ चीजें हैं जो यहां पर भी आपको दिख नहीं रही हैं, वो अभी आने वाली है। एक चीज और समझ लो, ये सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स? कूलम्ब लॉ में जो फोर्स लगता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल। अब ये है क्या आप जानते हैं? सेंट्रल का मतलब आप जानते हैं, लेकिन आप सेंट्रल शब्द को आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा। देखो सुनो, जैसे एक चार्ज ये है दूसरा चार्ज ये है, तो फोर्स हमेशा दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा होगा। अब इसी के अलावा बाहर होगा, इसी के अलावा अंदर होगा, यानी इसी लाइन के अलावा होगा। रिपल्सन है तो दूर होगा, अट्रैक्शन है तो इधर होगा। ये तो आप जान ही रहे हैं। तो सेंट्रल होने का मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलावा ही होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो। ये बात समझ में आई? तो सेंट्रल का मतलब है बीइंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा होना, यही सेंट्रल का मतलब है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? सेंट्रल का मतलब समझे? जैसे आपके एग्जाम में आए एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन दैट कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, तो आप लिखेंगे सेंट्रल फोर्स मींस दैट फोर्स विल बी एप्लीकेबल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द चार्जेस। बात क्लियर होगी? बात तो क्लियर होगी? बोलो भाई। अब जरा इन दोनों को कंबाइन करो, तो आपको इन दोनों कंबाइन करने से क्या मिलेगा? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 इंटू मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये आ गया तीसरी क्वेश्चन। अब जरा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ और यहां थोड़ा ध्यान देना, कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट भी कई कांस्टेंट को लेके आएगा। जैसे जब आप इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। अब वो कांस्टेंट क्या है? देखो 1 परिचित है, आप 4 आप अच्छे से परिचित है, पाई जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट एक नया ये और एक के, एक नया ये दो लोग आए।
और उसके बाद ये मॉड Q1 को अब मैं सिंपली Q1 लिख रहा हूँ, मॉड Q2 को Q2 लिख रहा हूँ और R²। अब जरा इसको आप समझिएगा, 4 पाई अक्षर जानना है, एप्सिलॉन नॉट और K बचा, तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूं। देखो जैसे ये एक चार्ज है Q1 और ये है दूसरा चार्ज Q2। तुम दिमाग लगाओ, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, तुमने ये तो कह दिया कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन तुम ध्यान दो ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे के टच में तो है नहीं, ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर है, तो कैसे ये फोर्स इस पे लगा रहा है? तो उसका आंसर ये है, ये जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, साउंड वेव क्रिएट हुई मेरे मुंह से और वो एयर मीडियम में चलते हुए आप तक पहुंची, यानी एयर से आवाज का जाना, पास होना, यानी एयर जो एयर है वो मीडियम है आवाज का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो आवाज जो है एयर के थ्रू जा रही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव। वैसे इस चार्ज का जो फोर्स है इस पर, वो इसके चारों ओर के मीडियम पर डिपेंड करता है। तो अगर ये मीडियम जो है इस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई यहां जाने देगा, तो उसकी ये जो परमिटिविटी है उसके हिसाब से होगी, कम जाने देगा तो कम के हिसाब से होगी। यानी ये जो लिखा है एप्सिलॉन नॉट, ये जो लिखा है ये शब्द एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है, ये अगर नॉट लगाया तो फिर एयर का है, एयर की वैल्यू ये होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो हर मीडियम की एक, जैसे एयर है, ये एयर ना हो कोई और मीडियम हो तो उसकी एक परमिटिविटी होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इस एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अब बताओ परमिटिविटी कैसे बना हुआ है? अब कोई मीडियम है वो परमिशन से बना है, ये परमिटिविटी मतलब परमिशन कितना दे रहा है। तो हर मीडियम की फोर्स को जाने की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने की परमिशन की एक वैल्यू होती है, उसी को परमिटिविटी से नापते हैं। तो ये परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, और नॉट लगाओ जान लो एयर की है, तो एयर की जो परमिटिविटी है वो इतनी होती है, यानी एयर इतनी वैल्यू से इलेक्ट्रिक मीडियम में चार्ज को जाने के लिए या इफेक्ट को जाने के लिए इतनी वैल्यू से अलाउ करता है। और ये जो K है, ये जो K है ये बताता है कि एयर के रिस्पेक्ट में वो मीडियम कितने टाइम्स है। जैसे K को बोलते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, ये मीडियम की परमिटिविटी है, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एयर की परमिटिविटी है। एयर के रिस्पेक्ट में कोई मीडियम, एयर के रिस्पेक्ट में कोई मीडियम 4 गुना है तो K 4 आएगा, एयर के रिस्पेक्ट में 100 गुना है तो 100 आएगा, अगर एयर के रिस्पेक्ट में बहुत कम है तो ये कम आएगा। यानी एयर से डिवाइड करने का मतलब कोई भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर के रिस्पेक्ट में कितनी है। तो एयर, अगर यहां पर भी एयर कर दें एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एयर का K1 आ गया, K ऑफ द एयर इज 1। कोई और मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी यहां लिखकर एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो तो तुम्हें उस मीडियम की परमिटिविटी मिल जाएगी। तो K को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये एयर की परमिटिविटी है। K इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो ये जो बना हुआ है एप्सिलॉन m आ जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू K एक तरह से मिला दे दोनों को, तो इसकी जगह मिलाकर आप उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी ले सकते हैं। तो आप यहां समझ पाए होंगे कि 1/4 पाई से आप परिचित थे। एप्सिलॉन नॉट एक परमिटिविटी आई, एक ये सब नया है, और एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नया है। ये दो चीज नहीं है। K की कुछ वैल्यू आप याद रखिए। K की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है। K की वैल्यू H2O यानी वाटर के लिए नियरली 81 होती है। और किसी कंडक्टर का, किसी मेटल का K इनफाइनाइट होता है। किसी मेटल का K इनफाइनाइट होता है, एयर का 1 होता है, H2O का 81 होता है। आपको बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना, आपके एग्जाम में आएगा, सवाल दिया रहेगा। अब मैं कुछ ऐसे बेसिक बात कर रहा हूं, याद सुनिएगा। अगर एयर है तो K की वैल्यू कितनी, एयर के लिए K की वैल्यू कितनी 1,
तो यहाँ 1 हो गया। तो आपकी बुक में जितने फॉर्मूले दिए हैं उन सब में एक प्रॉब्लम यही है कि बच्चे को यहाँ एयर मान के उसने सब फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो बच्चा सोचता है यही फॉर्मूला लगाना, के का कोई रोल ही नहीं है, जबकि के यहाँ 1 छुपा हुआ है। तो अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी यानी ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं है, मतलब एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, तो उसका के आप यहाँ लिखेंगे, एयर के लिए आप यहाँ 1 लिखेंगे, लिखा है इंटू 1 करेंगे यही आएगा। लेकिन अगर कोई और मीडियम है तो उसका के आप यहाँ लिखेंगे। तो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया इस पूरे को सॉल्व किए, तो क्या आपने सॉल्व किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सॉल्व किया, 4 दोनों सॉल्व किया, r² से डिवाइड किया, पूरा सॉल्व किया आपने, और तो ये फोर्स जो है 100 न्यूटन आया। उसके बाद आपने Q1 Q2 वही रखा, दूरी r भी वही रखी, एप्सिलॉन नॉट ये सब वही रखा, बस ये जो मीडियम था अब वो आपने ऐसा कर दिया कि अब एप्सिलॉन नॉट ना होकर उसका जो के है वो 8 है। तो अब यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं भाई, आप पूरा फॉर्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है ना, और के की वैल्यू 1 है, तो जब आप ये लिखेंगे तो इतना ये एयर वाला ये तो 100 आएगा, तो आपका नया उत्तर आएगा 100/8 यानी 50/4 यानी 25/2 यानी 12.5। क्या मेरी बात समझ में आई? कुछ बातें क्लियर हुई? बोलो भाई, कुछ बातें क्लियर हुई? तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर की परमिटिविटी, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एक बात हुई। एक चीज ये समझ लीजिए, अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो इसकी जगह 9 × 10⁹ आएगा। कितना आएगा? 9 × 10⁹। तो आप सीधे इतना यूज करिएगा। पहले आपको सवाल आपको दे रहा हूं, मुझे आंसर बताइएगा, सब लोग बताएंगे आंसर। -1 कूलम 1 मीटर +2 कूलम, इनके बीच लगने वाला फोर्स बताइए। और कुछ नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब यहां पर एयर मीडियम है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन द मीडियम इज एयर। इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है बोलिए? 9